अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का खैर मक़दम है। दोस्तों, हम सब ने पार्ट 1 में मुकम्मल 50 मारूज़ी सवालात हल करने की कोशिश किए थे और ये क्लास जो है पार्ट 2 है। तो आप में से जिसने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए और वहाँ उसमें फिर जो सवालात बच गए थे, हम इस वीडियो में, इस क्लास में उन तमाम सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिला ताख़िर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल जो बनेगा, यानी 51वां सवाल जो होगा वो ये है कि आपको बुला रही है महमूद ने रुकते रुकते ये बात किससे कहा। आपको बुला रही है महमूद ने ये बात रुकते रुकते किससे कहा था? अपने बड़े भाई से कहा था, या अपने वालिद से कहा था, या ऑप्शन सी में अपने दादा से, या फिर ऑप्शन डी अपने उस्ताद से। इसका सही जवाब है कि ऑप्शन बी, यानी उसने अपने वालिद से कहा था। अगला सवाल है कि सुहैल अज़ीमाबादी वालिदा के इंतकाल के बाद तालीम व तरबियत किसकी सरपरस्ती में हासिल की। यानी जब सुहैल अज़ीमाबादी के वालिदा का इंतकाल हो गया था तो फिर सुहैल अज़ीमाबादी ने अपनी तालीम किसकी सरपरस्ती में, किसकी ज़िम्मेदारी में पूरी की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में सुहैल अज़ीमाबादी ने अपनी तालीम पूरी की थी अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद। अगला सवाल है सिराज की वालिदा का क्या नाम था? सिराज की वालिदा का क्या नाम था? सिराज की वालिदा का नाम ज़रीना था, जो हमारा ऑप्शन ए है, ये सही जवाब है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। अगला सवाल है कि निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई? निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। इसका सही जवाब है कि निगार अज़ीम की पैदाइश 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि आपके निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के लिखने वाले कौन हैं? यानी आपके निसाब में जो अफसाना है कटी हुई शाख, उसके राइटर कौन है, उसके लिखने वाले कौन हैं? तो इसके लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है निगार अज़ीम, ऑप्शन बी कमर जहाँ, ऑप्शन सी सुहैल अज़ीमाबादी और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कमर जहाँ। अगला सवाल, महमूद ने अपनी शादी के लिए दफ्तर से कितने दिन की फ़ुर्सत ली? यानी महमूद की जब शादी थी तो उसने शादी के लिए अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी ली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 2.5 माह की। महमूद ने 2.5 माह की अपनी ऑफिस से छुट्टी लिया था शादी के लिए। अगला सवाल है रुक़ैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था? रुक़ैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक़ था। ये सियासत करते थे और इसी वजह से इनको बार बार जेल में जाना पड़ता था। अगला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी ने किस शोबे में मुलाज़मत की? तो सुहैल अज़ीमाबादी ने किस शोबे में मुलाज़मत की थी? तो ऑप्शन ए है शोबे तालीम, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी कॉलेज और ऑप्शन डी ऑल इंडिया रेडियो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल इंडिया रेडियो में सुहैल अज़ीमाबादी ने मुलाज़मत की थी। अगला सवाल है कि रुक़ैया भाभी जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहाँ कितनी तनख्वाह मिलती थी? रुक़ैया भाभी जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहाँ उनकी सैलरी कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी 300। तो जहाँ रुक़ैया भाभी लेक्चरर थे जिस कॉलेज में, वहाँ उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी जो थी वो 400 रुपये थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माज़ी के जिस फ़ेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माज़ी नातमाम। यानी पास्ट में, गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम है, जो कोई काम हुआ था जो होता रहा और उसको कब ख़त्म हुआ इसका कोई ये पता नहीं, तो फिर उसको क्या कहते हैं? तो उसको माज़ी नातमाम कहते हैं।
अगला सवाल है कि इसमें जमा की मिसाल है, मतलब इसमें जमा की क्या मिसाल है? तो ऑप्शन ए में खतूत, ऑप्शन बी टोपियाँ, ऑप्शन सी भीड़ या ऑप्शन डी कॉपी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी इसमें जमा की मिसाल जो है इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी है, यानी भीड़ है। इसमें जमा कहते हैं कलेक्टिव नाउन को, यानी लफ्ज़ तो वाहिद होगा लेकिन उसमें उसके अफराद जो हैं बहुत सारे होते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा होगा, आर्मी की मिसाल आपको दिया गया होगा, या फिर इसी तरीके से जमात, गिरोह, टीम वगैरह। तो लफ्ज़ जो है वाहिद है, सिंगुलर ही होता है, लेकिन क्या है कि उसके अंदर माने जो है बहुत होते हैं, उसके अंदर अफराद बहुत सारे पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से भीड़ जो है, भीड़ कोई एक आदमी से नहीं होती, इसमें कई लोग, जब तक कई लोग शामिल नहीं होंगे तब तक भीड़ नहीं होगी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भीड़। इसमें जमा भीड़ है। और ये खतूत और टोपियाँ ये भी जमा है, लेकिन ये इसमें जमा नहीं है, ये यूँ ही सिर्फ जमा जो होती है वो जमा है। अगला सवाल है, अख्तर जिस लड़की से शादी करना चाहता था उस लड़की का नाम क्या था? तो उस लड़की का नाम जमीला था। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, एहतजाज लफ्ज़ का माना क्या है? एहतजाज लफ्ज़ का माना क्या है? तो एहतजाज लफ्ज़ का माना क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में राज़ी होना, ऑप्शन बी माफ़ करना, ऑप्शन सी इनकार करना या ऑप्शन डी सज़ा देना। तो इसका सही जवाब है तो वो है ऑप्शन सी, यानी इनकार करना। एहतजाज हम कब करते हैं? जब किसी की बात हमें पसंद नहीं आती है, या किसी से कुछ बात, किसी ने कुछ कहा और वो मुझे पसंद नहीं, तब जाकर हम उस एहतजाज करते हैं, उसकी बात को हम रद्द करते हैं, इनकार करते हैं, प्रोटेस्ट जो करते हैं वही। अगला सवाल है, कमर जहाँ ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया? तो कमर जहाँ ने अफसाना लिखना जो शुरू किया था वो 1966 ईस्वी से किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, तो अगला सवाल हमारा है कि सिराज शादी के बाद किस शहर में रहने लगा? तो सिराज शादी के बाद जो है बेंगलोर में रहने लगा था। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बरकत अली की बेटी का नाम क्या था? बरकत अली की बेटी का क्या नाम था? तो बरकत अली की बेटी का नाम रुक़ैया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो सुहेल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ जो है वो एक ज़मींदार ख़ानदान से था। तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि रुक़ैया भाभी ने अपनी तालीम कहाँ तक हासिल की थी? रुक़ैया भाभी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक पूरी की थी? तो रुक़ैया भाभी ने एमए किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल कि कमर जहाँ के एक अफ़सानवी मजमूए का नाम बताएं। तो कमर जहाँ के एक अफ़सानवी मजमूए का नाम यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में चार चेहरे, ऑप्शन बी चारागर या ऑप्शन सी अनोखी मुस्कुराहट या ऑप्शन डी आँख मचोली। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी चारागर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निगार अज़ीम का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? निगार अज़ीम का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? तो हमारे निसाब में जो निगार अज़ीम का अफ़साना शामिल है वो है आशियाना। तो हम ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पटना में हुई। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल कि रुक़ैया भाभी कॉलेज से आने के बाद पाबंदी से क्या करती थी? यानी रुक़ैया भाभी जब कॉलेज से आती थी तो उनका मामूल क्या था, वो क्या करती थी और पाबंदी के साथ करती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वो ख़त लिखा करती थी। क्योंकि उनके पास बहुत सारे ख़त आते थे तो उन तमाम ख़त का जो है वो जवाब दिया करती थी। और इस वजह से इसका जो देवर था अख्तर, उसने कहा भी था कि एक तो आप कॉलेज से माथा पका कर आती है, फिर यहाँ भी आकर के आप इसी तरीके से बिज़ी हो जाती है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया करें। तो रुक़ैया भाभी ने कहा था कि ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं नए लिखने वाले हैं, उसको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होता है और वो लोग इससे कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं ये करूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ सर्फ किया? शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ सर्फ किया था? तो वाज़ो तबलीग में किया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि वालिदा के इंतकाल के बाद सुहेल अज़ीमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो वालिदा के इंतकाल के बाद सुहेल अज़ीमाबादी की परवरिश जो है उनके नानिहाल में हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नानिहाल में वो रहने लगे थे, नानिहाल में परवरिश हुई थी और एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में थे, एक मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी में थे, एक मुअल्लिम उन्हें एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी में थे जो उन्हें वहाँ पढ़ाते थे। अगला सवाल है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्ली सिनफ से है? यानी आपके निसाब में जो शामिल भाभी जान अफसाना है ये किस नस्ली सिनफ से है? तो ये अफसाना से है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अफसाना से है। और नेक्स्ट सवाल हमारा होगा, माँ बाप के इंतकाल के बाद महमूद कहाँ रहने लगा? तो माँ बाप के इंतकाल के बाद महमूद अपने मामू के घर रहने लगा था। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी या ऑप्शन डी 1980 ईस्वी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1990 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी अहलिया के साथ हज का फ़रीज़ा अंजाम दिया। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी अहलिया के साथ कब हज का फ़रीज़ा अंजाम दिया? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी वाइफ के साथ हज करने को कब गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1973 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ अपनी वाइफ के साथ हज करने के लिए गए थे। अगला सवाल है, महमूद अपनी उम्र के किस साल में यतीम हो गया था? ये महमूद की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा और उनके वालिद का इंतकाल हुआ था? तो उस वक्त महमूद की उम्र जो है 10 साल की थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, कमर जहां ने एमए और पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया? तो कमर जहां ने एमए और पीएचडी जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, शबनम कमाली के नातिया शायरी के मजमूए का नाम क्या है जो मशहूर है? शबनम कमाली का जो नातिया शायरी उन्होंने जो नात लिखे हैं और उसका जो मजमुआ नातों का जो मजमुआ है उसमें कौन सा मशहूर है? तो उसमें मशहूर है, ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन बाग़ फ़िरदौस या ऑप्शन बी अंदाज़े अक़ीदत, ऑप्शन सी गुलज़ार अक़ीदत या ऑप्शन डी रियाज़ी अक़ीदत। तो शबनम कमाली का जो नातिया शायरी का मजमुआ मशहूर है, यहाँ पे जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। और इसके अलावा और भी कई सारे हैं जो बहुत मशहूर है जिसमें सहबाई अक़ीदत वग़ैरह हैं। अगला सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? तो सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफ़साना आपके निसाब में शामिल है? तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा यानी भाभी जान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम्द आपके निसाब में शामिल है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, इसके शायर कौन है? यानी आप सबसे पहले शुरू में ही जो आपके किताब में हम्द है उसके लिखने वाले कौन है? शायर जो है तो लिखने वाले कौन है यानी राइटर कौन है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है यानी शबनम कमाली। अगला सवाल है कि महमूद अपने दोस्त से रिहाइश गाह जाने का वादा करके न पहुंच सका तो क्या उज़्र पेश किया? जब महमूद के दोस्त अज़ीम ने उसे रिहाइश गाह जाने के लिए कहा था तो महमूद ने वादा भी कर लिया था, जबकि जाने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ज़िद किया। तो महमूद ने वादा तो कर लिया था लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सका, क्योंकि जैसे पहली वीडियो में मैंने बताया कि बड़ा इस्तक़ामत पसंद लड़का था वो और लग़वियात से इसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। तो इस वजह से वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने अपनी इस्तक़ामत को साबित करने के लिए कि वहाँ पे जाने को तैयार हो गया था। लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल से निकला तो वो उसका दिल गवारा नहीं किया कि वो वहाँ तक जा सके
और फिर अजीब तरह की उसके अंदर एक कैफ़ियत होने लगी थी, इस वजह से वो नहीं पहुंच सका था। तो वो क्या उज़्र पेश किया था अपने दोस्त को? तो ऑप्शन क्या है, भूल जाने का, या ऑप्शन बी टाइम ना मिलने का, या ऑप्शन सी बीमार होने का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी नहीं मालूम। तो नहीं मालूम कैसे, जब पढ़े हैं तो मालूम तो होगा ही। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ होगा सी, जो सही जवाब है, यानी बीमार होने का उसने उज़्र पेश किया था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से मैं नहीं आ सका। अगला सवाल है, कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? तो कमर जहाँ की पहली कहानी जो है वो है जुनून वफ़ा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम बताएं। सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है वही है बेजड़ के पौधे। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। तो अगला सवाल है कि कमर जहाँ ने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया था, यानी उन्होंने पढ़ाने की इब्तिदा कहाँ से किया? तो ऑप्शन ए है मगध महिला कॉलेज पटना, ऑप्शन बी अरविंद महिला कॉलेज पटना, या ऑप्शन सी सुंदरवती महिला कॉलेज, और ऑप्शन डी पटना कॉलेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सुंदरवती महिला कॉलेज से उन्होंने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया था। तो अगला सवाल हमारा है कि मुनफ़ाइलाना लफ्ज़ का क्या मायना है? तो मुनफ़ाइलाना लफ्ज़ का मायना होगा ऑप्शन ए, यानी शर्मिंदगी के साथ। ये लफ्ज़ जो है आपके निसाब में जो सैयद मोहम्मद मोहसिन की कहानी अफ़साना है फ़रार महमूद की जो कहानी आपने पढ़ा है, उसी में ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। जब महमूद की माँ ने महमूद को करख्त आवाज़ में पुकारी थी, तो महमूद जो आया था तो वह मुनफ़ाइलाना अंदाज़ में वहाँ पर आके खड़ा हुआ था, और यही अंदाज़ उसका खड़ा होना वो उनकी माँ का जो गुस्सा था उससे बचने का ज़रिया था। इनके पास उस महमूद के पास ज़बरदस्त एक हथियार था कि वो मुनफ़ाइलाना अंदाज़ में वहाँ पे जाकर के अच्छे से खामोशी के साथ खड़ा हो जाए। तो वही शर्मिंदगी के साथ मुनफ़ाइलाना लफ्ज़ का माना होता है। अगला सवाल है कि बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना अपने बहू बेटे के घर कितने बरस रहीं? बरकत अली और उनकी बीवी अपने बहू बेटे के घर कितने बरस रहीं? तो इसका सही जवाब होगा तकरीबन उन्होंने वहाँ 2 बरस रहे वो दोनों। तो सही जवाब है ऑप्शन डी हमारा। अगला सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 2 साल, या ऑप्शन डी 6 साल। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 साल। जब 1 साल के सुहेल अज़ीमाबादी थे तभी उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल है कि ख़ुद एतमादी का क्या मायना है? देखिए लफ्ज़ मानी भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लफ्ज़ मानी पे भी गौर करेंगे। आपकी किताब में जो लफ्ज़ मानी दिए गए हैं उन्हें याद ज़रूर कीजिएगा। तो ख़ुद एतमादी का क्या माना होगा? तो ख़ुद एतमादी का माना होगा ऑप्शन सी, यानी अपने आप पर भरोसा करना। एतमाद का मतलब होता है भरोसा करना, यकीन करना। तो ख़ुद एतमादी अपने आप पर भरोसा करना। अगला सवाल है, काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मफ़ऊल, ऑप्शन बी फ़ाइल, या ऑप्शन सी फ़ेल, या ऑप्शन डी इस्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी फ़ाइल। काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है, और मफ़ऊल कहते हैं उसको जिस पर काम को पूरा किया जाता है। और ऑप्शन सी जो है फ़ेल, यानी फ़ेल काम को कहते हैं, और इस्म नाम को कहते हैं, यानी नाउन किसी भी इंसान का नाम हो या किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी काम करने का शक किस फ़ेल में होता है? किस फ़ेल में काम करने का शक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी एहतमाली में। अगला सवाल है, ज़ेल में कलिमा कौन है? ऑप्शन ए वानी, ऑप्शन बी वाए, ऑप्शन सी वपड़ा, ऑप्शन डी कपड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कपड़ा। कलिमा कहते हैं मानादार लफ्ज़ को जिसका कोई मान हो, यानी इंसान के मुंह से निकलने वाले वो अल्फाज जिसके कोई
माना हो, तो जिसका माना होता है उस जो मानादार लफ्ज़ होता है उसी को कलिमा कहते हैं। तो यहाँ पे जो और ऑप्शंस है जैसे वानी, तो वानी का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। जैसे पानी के साथ बोलते हैं ना पानी वानी, कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा का मतलब तो समझ में आता है, वपड़ा क्या है, पानी वानी, तो पानी का मतलब तो है लेकिन वानी क्या, तो वही चीज़। तो कलिमा उसको कहते हैं जिसमें माना पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है, तो ऑप्शन ए में है आरजू, ऑप्शन बी में मजमून, ऑप्शन सी में मोती और ऑप्शन डी मालिक। तो इसका सही जवाब होगा, शायद आपको लग रहा होगा कि इसका सही जवाब जो आपके जहन में हो शायद वो ना हो, लेकिन हम सही जवाब यहाँ पे लगाते हैं कि ऑप्शन सही क्या होगा इसका, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए यानी कि आरजू। शायद कहीं आपके जहन में आया होगा कि मोती ये सही जवाब होगा, मुअन्नस लफ्ज़ यही है क्योंकि इसके अंदर जो है मुअन्नस की अलामत पाई देखी जा रही है ये, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये सच है कि जिस लफ्ज़ में ये होती है उसमें वो मुअन्नस है, लेकिन 5 अल्फाज ऐसे हैं जो ये क्या है कि मुअन्नस नहीं है, वो मुज़क्कर होते हैं। 5 अल्फाज क्या है, पानी, मोती, दही, घी, हाथी। तो ये सारे जो अल्फाज हैं ये इसमें अलामत मुअन्नस की होने के बावजूद भी ये अल्फाज जो है मुज़क्कर हैं, और यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो है आरज़ू। ये आरज़ू मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला सवाल है हमारा कि इसमें मारिफ़ा बताएं। तो इसमें मारिफ़ा क्या होगा, ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए में टोपी, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी ताजमहल और ऑप्शन डी शहर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब है यानी ताजमहल। इसमें मारिफा कहते हैं किसी ख़ास नाम को, जो ख़ास नाम होता है उसे मारिफा कहा जाता है, और इसी को आप प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो टोपी है, टोपी कहने से कोई एक टोपी मुराद नहीं है, कोई ख़ास टोपी मुराद नहीं ली जाती, बल्कि जितनी भी टोपियां हैं, जब हम टोपी कहते हैं तो इससे पूरी टोपियां, जो जितनी भी टोपी है सारे की सारी टोपियां इसमें शामिल है। इसी तरीके से आदमी कहने से आदमी से क्या है कि जितने भी आदमी सब के सब इसमें शामिल है। और शहर जब हम कहते हैं तो शहर से कोई एक शहर नहीं बल्कि जितने भी शहर हैं सारे के सारे शहर इसमें शामिल है, कोई ख़ास शहर का नाम इसमें नहीं लिया गया। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ताजमहल, एक ख़ास नाम है, इस वजह से ये हमारा यहाँ सही जवाब जो होगा वो ताजमहल होगा। और इस अगर कोई जगह का नाम अगर यहाँ पे होता, अगर जैसे पटना, तो पटना ये हमारा ख़ास नाम होता, तो पटना हमारा इसमें मारिफा हो जाता। अगला सवाल है इबादत की जमा क्या होगी, लफ्ज़ इबादत की जमा क्या होगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इबादात। अगला सवाल और आखिरी सवाल वो ये कि हरफ निदा की मिसाल क्या है, हरफ निदा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी ए जाबिर। निदा कहते हैं पुकारने को, बुलाने को, आवाज़ लगाने को। तो जब हम आवाज़ लगाते हैं तो किस लफ्ज़ के साथ लगाते हैं, ए के साथ, ना कि अगर, मगर, अलबत्ता वगैरह। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ए जाबिर। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे तमाम सवालात, जो 100 सवालात थे 5 चैप्टर से, वो सारे के सारे मारूज़ी सवालात थे, सब के सब हल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा जो चैप्टर बचे हैं उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।